नमस्कार। आज हम नीबॉश आईजीसी परीक्षा की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ एक और परीक्षा नहीं है, बल्कि हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में मतलब एक काफी अहम पड़ाव माना जाता है। सही कहा। हमारे पास नीबॉश आईजीसी एग्जाम स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं जी। और हमारा मकसद है इसकी तह तक जाना, खासकर जो 2025 का फॉर्मेट आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए। हाँ ये जरूरी है क्योंकि बदलाव होते रहते हैं। तो हम इसकी बनावट को समझेंगे और उन रणनीतियों पर भी बात करेंगे जो इसमें सफलता दिला सकती हैं। बिल्कुल। ये जानकारी उन सबके लिए फायदेमंद हो सकती है जो या तो इसकी तैयारी कर रहे हैं या बस ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ काफी लोग पूछते हैं इसके बारे में। और पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका तरीका। एक ओपन बुक परीक्षा और साथ में एक प्रैक्टिकल मूल्यांकन। हाँ ये कॉम्बिनेशन इसे यूनिक बनाता है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान रटना काफी नहीं है, यहाँ उसे असल दुनिया की सिचुएशन में इस्तेमाल करके दिखाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि इस पहेली के पुर्जे कैसे जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी संरचना से। NEBOS IGC में दो मुख्य भाग हैं, IG1 और IG2। ये क्या है और इनमें क्या फर्क है? बिल्कुल। तो देखिए IG1 का पूरा नाम है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक ओपन बुक परीक्षा है, मतलब OBE। हाँ। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं और इसे पूरा करने के लिए मिलते हैं पूरे 24 घंटे। 24 घंटे? ये तो काफी समय लगता है। हाँ लगता तो है, लेकिन यहाँ एक पेच है। ये सिर्फ जानकारी ढूंढकर लिखने वाली परीक्षा नहीं है। अच्छा, मतलब किताबें खुली होने के बावजूद ये आसान नहीं है। सही कहा आपने, बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें आपको एक काल्पनिक लेकिन वास्तविक लगने वाली कार्यस्थल की स्थिति, मतलब एक सिनेरियो दिया जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री या कंस्ट्रक्शन साइट। हाँ बिल्कुल, उसका पूरा विवरण होगा। फिर उसी स्थिति पर आधारित लंबे एनालिटिकल सवालों के जवाब देने होते हैं आपको। ये दिखाना होता है कि आप थ्योरी वाले ज्ञान को उस खास सिचुएशन पर कैसे लागू कर सकते हैं। और खत्म होने पर एक क्लोजिंग इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू ऑनलाइन एग्जाम के बाद? हाँ, जिसमें परीक्षक ये पक्का करते हैं कि ये काम आपने खुद ही किया है और आप अपनी समझ को अपने शब्दों में बता सकते हैं यानी। अच्छा, ऑथेंटिसिटी के लिए। बिल्कुल। तो ओपन बुक होते हुए भी ये आपकी विश्लेषण क्षमता और प्रैक्टिकल समझ का मतलब कड़ा इम्तिहान है। ये तो वाकई अलग है, सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं, ये तो समझ का प्रदर्शन है। और ये IG2, ये तो सुनने में ही प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, IG2 पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। इसका नाम है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, राइट। हाँ, इसमें आपको अपने कार्यस्थल या किसी ऐसे वर्कप्लेस जिसे आप अच्छी तरह जानते हो उसका वास्तविक जोखिम मूल्यांकन मतलब रिस्क असेसमेंट करना होता है। ओके। और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसे निबोस द्वारा दिए गए एक खास फॉर्मेट में जमा करना होता है। अच्छा, एक सेट फॉर्मेट है उसका। हाँ, ये हिस्सा सीधे तौर पर आपकी उस क्षमता को परखता है कि आप असल दुनिया में खतरों को पहचानकर उन्हें कंट्रोल करने के उपाय सुझा सकते हैं या नहीं। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं, बल्कि करने के बारे में है। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, IG1 थ्योरी और उसके एप्लीकेशन पर जोर देता है एक काल्पनिक स्थिति के जरिए। हाँ, जबकि IG2 आपको असल में वो एप्लीकेशन यानी रिस्क असेसमेंट करके दिखाने को कहता है। परफेक्ट। एक तरह से दोनों हिस्से एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। IG1 आपको वो ज्ञान और सोचने का तरीका देता है जो IG2 में काम आता है। बिना IG1 की मजबूत समझ के IG2 को सफलतापूर्वक करना मुश्किल होगा। ये लॉजिकल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे ज्यादा उत्सुक कर रहा है, IG1 के सवाल। स्रोत में एक उदाहरण दिया गया है, जैसे हाँ, एक निर्माण स्थल जहां कर्मचारी सही PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहन रहे हैं, मचान यानी स्कैफोल्डिंग असुरक्षित है और भी कई दिक्कतें हैं। ये तो बिल्कुल असली दुनिया की तस्वीर लगती है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये स्थितियां जानबूझकर ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें कई तरह के हेल्थ एंड सेफ्टी के मुद्दे हों। फिर इसी स्थिति के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे? क्या पूछते हैं? पहला सवाल हो सकता है, इस स्थिति में मुख्य खतरे क्या हैं? यहाँ आपको सिर्फ खतरे गिनाने नहीं है, बल्कि उन्हें उस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में पहचानना है। ओके, कॉन्टेक्स्ट के साथ।
फिर पूछा जा सकता है, अगर इन खतरों पर काबू नहीं पाया गया तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यहाँ आपको संभावित नुकसानों की गंभीरता को समझाना होता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है नियंत्रण उपायों का। आपको सुझाव देने होते हैं कि इन खतरों को कैसे कम किया जाए, और यहाँ नियंत्रण के पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करना जरूरी है। नियंत्रण का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, ये क्या है? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर जरूर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कहता है कि खतरों को कंट्रोल करने के कुछ तरीके दूसरों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। अच्छा। हाँ। सबसे अच्छा है खतरे को पूरी तरह खत्म कर देना, एलिमिनेशन। अच्छा। अगर वो मुमकिन नहीं तो उसे किसी कम खतरनाक चीज से बदल देना, सब्स्टिट्यूशन। ओके, बदलना। फिर आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जैसे मशीन पर गार्ड लगाना या वेंटिलेशन सुधारना। उसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, जैसे सेफ वर्क प्रोसीजर बनाना, ट्रेनिंग देना, साइंस लगाना। और सबसे आखिर में, मतलब सबसे कम प्रभावी माना जाता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई, जैसे हेलमेट या दस्ताने पहनना। अच्छा, पीपीई सबसे आखिरी विकल्प है। हाँ, ये आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। निबॉश चाहता है कि आप सबसे प्रभावी तरीकों से शुरुआत करें, मतलब ऊपर से नीचे आएं इस पदानुक्रम में। ये तो बहुत उपयोगी तरीका है सोचने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा। और उस सिनेरियो वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। स्रोत कहता है कि सिर्फ किताबी जवाब नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। मान लीजिए स्थिति में लिखा है कर्मचारी बिना हेलमेट के काम कर रहे हैं। हाँ। अगर आपने सिर्फ जवाब में लिखा सिर की चोट का खतरा, तो ये अधूरा है, इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? खतरा तो है। लेकिन परीक्षक देखना चाहता है कि आपने सिद्धांत को उस स्थिति से जोड़ा है या नहीं। आपको स्पेसिफिक होना होगा। तो कैसे लिखे? आपको लिखना होगा, चूंकि ये एक निर्माण स्थल है जहां ऊपर से सामान गिरने का खतरा स्पष्ट रूप से मौजूद है, इसलिए बिना हेलमेट पहने काम कर रहे इन कर्मचारियों को सिर में गंभीर चोट लगने का वास्तविक जोखिम है। अच्छा, मतलब स्थिति की डिटेल को इस्तेमाल करना है। एग्जैक्टली। ये विशिष्टता दिखाती है कि आपने सिर्फ नियम नहीं रटा, बल्कि स्थिति को समझा है और उस पर नियम लागू किया है। समझ गए, यानी संदर्भ ही सब कुछ है। अब बात करते हैं सफलता की रणनीतियों की। स्रोत कमांड वर्ड्स पर बहुत जोर देता है। ये क्या फंडा है? फंडा तो है, और बहुत जरूरी फंडा है। निबॉश अपने सवालों में खास क्रिया शब्दों, मतलब कमांड वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, और हर शब्द का एक निश्चित मतलब होता है। अच्छा। हाँ, ये बताते हैं कि जवाब में कितनी गहराई चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आइडेंटिफाई, पहचाने, इसका मतलब है बस लिस्ट बनाना या इशारा करना, ज्यादा डिटेल नहीं। सिंपल लिस्टिंग। हाँ, आउटलाइन, रूपरेखा दें। यहाँ थोड़ा संक्षिप्त विवरण देना होता है, मुख्य बिंदुओं को बताना होता है। ओके, थोड़ा डिटेल। एक्सप्लेन, व्याख्या करें। इसमें आपको विस्तार से बताना होता है, कारण और प्रभाव समझाने होते हैं, क्यों और कैसे का जवाब देना होता है। गहराई में जाना है। बिल्कुल। डिस्कस, चर्चा करें। ये सबसे ज्यादा विस्तृत जवाब मांगता है। इसमें आपको किसी मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर विचार करना होता है, शायद फायदे नुकसान भी बताने पड़ सकते हैं। बाप रे, तो शब्द देखकर ही समझ जाना है कि परीक्षक क्या चाहता है। एग्जैक्टली। अगर आइडेंटिफाई पूछा है और हम डिस्कस करने लगें तो समय भी बर्बाद होगा और शायद अंक भी ना मिले। सही बात है। बिल्कुल। और ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये आपकी समझ को भी दर्शाता है। क्या आप निर्देश को समझकर उसके अनुसार जवाब दे सकते हैं? इसी से जुड़ी है दूसरी रणनीति, स्थिति से उत्तर दें, यानी आंसर फ्रॉम द सिनेरियो। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। हर जवाब को दिए गए केस स्टडी से जोड़ना अनिवार्य है। आपको लगातार यह साबित करना है कि आप सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं बता रहे हैं, बल्कि उस विशिष्ट स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। ओके। स्रोत में निबॉश स्टाइल का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? क्या कोई खास तरीके से लिखना होता है? हाँ, ये बेसिकली प्रेजेंटेशन सिनेरियो में है। परीक्षक के लिए आपके जवाब को समझना आसान होना चाहिए। अच्छा, रीडेबिलिटी। हाँ बिल्कुल। इसके लिए कुछ सुझाव हैं। छोटे पैराग्राफ या बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने में मुश्किल होते हैं, बुलेट पॉइंट से क्लैरिटी आती है। ये तो अच्छी टिप है। स्पष्ट और सरल भाषा, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपकी बात साफ साफ समझ आनी चाहिए। सिंपल इज बेटर। बिल्कुल। और एक अहम बात, गहराई से ज्यादा विस्तार, मतलब ब्रेथ ओवर डेप्थ।
इसका क्या मतलब? मतलब किसी एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा लिखने के बजाय कोशिश करें कि जितने ज्यादा संभव हो उतने रेलेवेंट और वैलिड पॉइंट्स कवर करें। यह दिखाता है कि आप विषय की चौड़ाई को समझते हैं। अच्छा, ज्यादा पॉइंट्स कवर करें। हाँ, लेकिन ये कमांड वर्ड पर भी निर्भर करता है। जहां एक्सप्लेन या डिस्कस जैसे शब्द हों, वहां गहराई भी दिखानी होगी, लेकिन बेवजह की डिटेल से बचना चाहिए। हाँ, और ये शायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षक को बहुत सारी कॉपियां देखनी होती हैं। बिल्कुल तो जो स्पष्ट और सीधा लिखा हो उसे समझना और अंक देना आसान होता होगा। सही पकड़ा आपने। अब IG2 यानी जोखिम मूल्यांकन पर आते हैं। ये पूरी तरह व्यवहारिक है। इसे करने का सही तरीका क्या है? स्रोत इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका बताता है, जो असल दुनिया के रिस्क असेसमेंट जैसा ही है। इसके मुख्य चरण हैं। क्या है वो? पहला, खतरों की पहचान। सबसे पहले आपको अपने चुने हुए कार्यस्थल में मौजूद खतरों मतलब हैजर्ड्स को पहचानना होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन और वर्कप्लेस की समझ काम आती है। देखकर समझकर। दूसरा, विश्लेषण। फिर हर खतरे के लिए आपको सोचना होगा इससे किसे, हु और कैसे, हाउ नुकसान हो सकता है। मौजूदा कंट्रोल मेजर्स क्या हैं और इन मेजर्स के साथ रिस्क का लेवल क्या है। रिस्क लेवल मतलब कितना खतरनाक है। हाँ, आमतौर पे संभावना, लाइक्लीहुड और गंभीरता, सिवेरिटी के आधार पर इसे तय करते हैं। ओके। तीसरा, अतिरिक्त नियंत्रण और सिफारिशें। इसके बाद आपको तय करना होगा कि क्या मौजूदा नियंत्रण काफी हैं या और उपायों की जरूरत है। यहाँ फिर से वही हायरार्की ऑफ कंट्रोल का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। फिर से वही पदानुक्रम। बिल्कुल। और अंत में मैनेजमेंट के लिए स्पष्ट सिफारिशें लिखनी होती हैं। क्या एक्शन लेना है, कब तक लेना है और कौन जिम्मेदार होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच। हाँ, यही इसका उद्देश्य है। स्रोत में कुछ और सामान्य सुझाव भी दिए गए हैं तैयारी के लिए। हाँ, कुछ बेसिक लेकिन बहुत कारगर बातें हैं। पहला, सिलेबस को समझें। IG1 में 4 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को अच्छी तरह समझें क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। IG2 प्रैक्टिकल है लेकिन वो IG1 के ज्ञान पर ही आधारित है। फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। पिछले सालों के OBE प्रश्न पत्रों को हल करने की कोशिश करें। निबॉश की वेबसाइट और दूसरी जगहों पर कई सैंपल मिल जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सही कहा। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और सवालों की प्रकृति का अंदाजा लगेगा। तीसरा, अपने नोट्स बनाएं, खास तौर पर कीवर्ड्स और मुख्य कॉन्सेप्ट्स जैसे हायरार्की ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के हिस्से। इनकी अपनी शीट बना लें। अच्छा, चीट शीट जैसा, मतलब रिवीजन के लिए। हाँ, रिवीजन और परीक्षा के दौरान क्विक रेफरेंस के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और चौथा, टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे सुनने में बहुत लगते हैं लेकिन अच्छी प्लानिंग जरूरी है। हाँ, वरना पता चला सब लास्ट मिनट में हो रहा है। बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि जवाब लिखने से पहले ड्राफ्ट बनाएं, स्ट्रक्चर तय करें, लिखें और फिर जमा करने से पहले अच्छी तरह रिव्यू करें। ठीक है, ये तो हुई तैयारी की बात। और वो क्लोजिंग इंटरव्यू, उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद सिर्फ ये जांचना है कि परीक्षा आपने खुद दी है और आप अपने लिखे जवाबों को समझते हैं। ओके। इसलिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट रहें। अपने जवाबों को अपने शब्दों में समझाने के लिए तैयार रहें। रटी हुई बातें बोलने से बचें। मतलब ओरिजिनल थिंकिंग दिखानी है। हाँ, परीक्षक आपकी वास्तविक समझ देखना चाहता है और ये बात फिर उसी सवाल पर ले आती है कि एक ओपन बुक परीक्षा में असली योग्यता कैसे साबित की जाए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। सिर्फ जानकारी ढूंढ लेना काफी नहीं है। उसे समझना, उसे एनालाइज करना और फिर उसे स्पष्ट रूप से सिनारियो के कॉन्टेक्स्ट में व्यक्त करना ही असली चुनौती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ एक साथ रखें तो मुख्य संदेश ये लगता है कि निबॉश IGC सिर्फ जानकारी याद करने का इम्तिहान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी के सिद्धांतों को असल दुनिया की जटिल परिस्थितियों में लागू करने की आपकी क्षमता को परखता है और शायद विकसित भी करता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये परीक्षा का तरीका अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ परीक्षा पास कराने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये लोगों को वास्तविक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। उन भूमिकाओं में यही तो करना होता है, किसी खास संदर्भ में जोखिमों को पहचानना, उनका मूल्यांकन करना और फिर उन्हें नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक और प्रभावी उपाय लागू करना। सही है। ओपन बुक प्रारूप, स्थिति आधारित सवालों और प्रैक्टिकल मूल्यांकन के साथ मिलकर इन्हीं जरूरी स्किल्स का परीक्षण करता है। ये रटने वालों को फिल्टर करके उन लोगों को सामने लाता है जो वास्तव में सोच सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
तो ये थी निबॉश आईजीसी परीक्षा की संरचना और इसमें सफल होने की रणनीतियों पर हमारी काफी विस्तृत चर्चा। हमने इसकी मुख्य इकाइयों IG1 और IG2 को समझा। हाँ, IG1 के स्थिति आधारित सवालों की प्रकृति को देखा और कमांड वर्ड्स के महत्व और निबॉश स्टाइल में लिखने जैसी महत्वपूर्ण रणनीतियों पर भी बात की। बिल्कुल। और जैसा कि हमने चर्चा की, ये परीक्षा पारंपरिक परीक्षाओं से काफी अलग है। हाँ, बहुत अलग। इसी बात से जुड़ा एक विचारणीय प्रश्न हम छोड़ जाते हैं, जो स्रोत सामग्री पर आधारित है। वैवाहिक अनुप्रयोग और स्थिति आधारित मूल्यांकन पर इतना जोर होने के कारण क्या ये ओपन बुक परीक्षा प्रारूप पारंपरिक बंद पुस्तक मेमोरी टेस्ट की तुलना में वास्तविक योग्यता को परखने के लिए वास्तव में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या जानकारी तक खुली पहुंच होना मूल्यांकन को आसान बनाता है, या सही जानकारी चुनना, उसे समझना और फिर उसे एक जटिल विशिष्ट स्थिति पर लागू करना एक अलग और शायद ज्यादा मुश्किल कौशल है जिसे ये परीक्षा परख रही है? एक दिलचस्प सवाल। इस सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।